चैप्टर नंबर 2 का जो अगला टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी जोसेफ प्रोस्ट 1754 to 1826, ये इनका लाइफ स्पैन है, who through the painstaking quantitative studies established the law of definite proportion, जिन्होंने नहायत ही एहतियात के साथ केयरफुली स्किलफुली स्टडी की मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के मासेस की, मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड के मासेस की, और उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने बुनियाद रखी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की। एंड व्हाट इज़ दैट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? यहाँ पर क्या कहता है? कहता है डिफरेंट सैम्पल्स ऑफ द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। बड़ी सिंपल सी बात है और बहुत सिंपल सी बात ये कहते हैं लुइस प्रोस्ट के, अगर आप किसी भी केमिकल कंपाउंड को देखते हैं, चाहे आप उसके दुनिया भर से सैंपल उठा लें, तो जब आप किसी ख़ास कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके एलिमेंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे और उन एलिमेंट्स का मास भी कभी भी चेंज नहीं होगा। इट्स मीन कि अगर हम एक ख़ास केमिकल कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं और वो ख़ास केमिकल कंपाउंड वाटर है, टू प्रिपेयर वाटर वी नीड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एवरी टाइम। जब भी हमें वाटर बनाना है तो हमें हाइड्रोजन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, पहली बात तो ये है। इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट नहीं चाहिए होगा, दैट इज फिक्स्ड। एंड सेकेंड थिंग इज वी नीड 2 grams of hydrogen for every 16 grams of oxygen। अगर इसके ऊपर नीचे आपने कुछ किया तो यू विल नॉट गेट द वाटर। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि फॉर every 2 molecules of hydrogen we need 1 molecule of oxygen। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो ही हमें मिलेगा वाटर। दैट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। ये वाटर का फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। अगर आपने इसमें किसी भी चीज़ को बढ़ाने की कोशिश की या किसी भी चीज़ को कम करने की कोशिश की तो या तो कुछ भी नहीं बनेगा और कम से कम पानी तो नहीं बनेगा। ये बात तय है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी अम्मी अगर कोई डिश बनाती हैं और उस तरह की 4-5 डिशेस आपके सामने रख दी जाए तो मैं यकीन से बात ये कह जा सकती है कि आप अपनी अम्मी का पका हुआ खाना उन 10 तरह के मुख्तलिफ खानों में पहचान लोगे, क्योंकि आप जानते हो द प्रोपोर्शंस विच योर मदर यूज्ड इन कुकिंग फूड। आपकी टेस्ट ने उसको पहचान लिया है, उसको याद कर लिया, उसको रिकग्नाइज कर लिया है। सिमिलरली इसी तरह से हर केमिकल कंपाउंड की अपनी एक पहचान होती है। ना तो उस केमिकल कंपाउंड के कभी एलिमेंट्स चेंज होते हैं, ना उन एलिमेंट्स के मासेस कभी चेंज होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल और दे देते हैं कि हमारे पास घर में खाने जाने वाला नमक, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट में दुनिया जानती है 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सोडियम और एक होता है क्लोरीन। और हम ये भी जानते हैं फॉर एवरी 23 grams of sodium we need 35.5 grams of chlorine। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा NaCl कितने ग्राम? 58.5 grams of NaCl हमें हासिल होगा। और अगर आप एटम्स के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? फॉर एवरी 1 atom of sodium there is a need of 1 atom of chlorine। अगर आप इन प्रोपोर्शंस के साथ छेड़छाड़ करते हैं या तो कुछ भी नहीं बनेगा और वरना कम से कम सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा। सोडियम क्लोराइड बनाने की एक ही रेसिपी है, एक सोडियम के लिए 1 क्लोरीन, या 23 ग्राम सोडियम के लिए 35.5 grams ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड होती है। दैट इज़ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। और ये रिलेशन तकरीबन हर केमिकल कंपाउंड का अपना अपना यूनिक है और अलग है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पर इस लॉ की भी वेरिफिकेशन हुई और इस लॉ को वेरीफाई किया ब्राज़ीलियस ने, जो कि स्वीडन से ताल्लुक़ रखते थे। और ब्राज़ीलियस ने क्या किया? ब्राज़ीलियस ने लिखा, ब्राज़ीलियस हीटेड 10 grams ऑफ लेड विद वेरियस अमाउंट ऑफ सल्फर एंड get perfectly 11.56 grams of lead sulfide (PbS). Further, he heated 10 grams of lead with 1.56 grams of sulfur and got exactly 11.56 grams of lead sulfide is formed. He further heated the same amount of sulfur with 18 grams of lead sulfide and found 8 grams of
लेड रिमेन अनयूज्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम समझाते हैं। सबसे पहले तो ब्राजीलियस ने लेड यानी कि पीबी उसके लिए 10 ग्राम्स और उसको रिएक्ट करवाया मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ से सल्फ़र की, और जब बना प्रोडक्ट यानी कि लेड सल्फाइड बना और उसका मास किया तो इनके पास आया 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे 10 ग्राम लेड ने हमने उसको भरपूर सल्फ़र दिया और उसने उस भरपूर सल्फ़र में से इस्तेमाल किया सिर्फ 1.56 ग्राम सल्फ़र को। चेक करने के लिए क्या पता कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो इस बारी में, लेड उन्होंने 10 ग्राम लिया और सल्फर की जो क्वांटिटी उनको अबव रिएक्शन से पता लगी थी यानी कि 1.56 ग्राम सल्फर दिया, दोनों को मिलाकर हीट किया, लेड सल्फाइड बना, लेड सल्फाइड का उन्होंने वे किया, आया 11.56 ग्राम्स। इट्स मीन ये कंफर्म हो गया फॉर एवरी 10 ग्राम्स ऑफ लेड देयर इज अ नीड ऑफ 1.56 ग्राम्स ऑफ सल्फर टू प्रिपेयर 11.56 ग्राम्स ऑफ लेड सल्फाइड। ठीक है, अब इन्होंने डॉज देने की कोशिश की। अब इन्होंने किसको डॉज देने की कोशिश की, इन्होंने डॉज देने की कोशिश की सल्फर को। इन्होंने लिया लेड 18 ग्राम, बढ़ा दिया लेड को, और सल्फर लिया इन्होंने इस बारी भी 1.56 ग्राम, और रिएक्शन जब किया तो लेड सल्फाइड बना। इन्होंने ये देखना चाहा कहीं ऐसा हो कि भाई लेड ज़्यादा दे दूं तो सल्फ़र जो है वो लेड को ज़्यादा यूज़ कर लेगा, लेकिन नहीं, जब रिएक्शन हुआ तो इनके पास इस बार भी जो लेड सल्फाइड प्रिपेयर हुआ उसका वे आया 11.56 ग्राम, और जितना भी उन्होंने इजाफी एक्स्ट्रा लेड दिया था यानी कि 8 ग्राम जो लेड उन्होंने दिया था वो रहा केमिकल रिएक्शन में अनयूज्ड। इन इक्वेशन से क्या पता लगता है, इन इक्वेशन से ये पता लगता है कि जब कभी भी दो एलिमेंट्स मिलकर कोई केमिकल कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो वो उस केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हमेशा एक जैसा प्रोपोर्शन, हमेशा एक जैसी मिक़दारें, हमेशा एक जैसा मास ही यूज़ करते हैं। अगर आप उनको ज़्यादा मास दे दो तो भी यूज़ नहीं करेंगे, अगर उनको कम मास दे दोगे तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। द कॉम्पोजिशन फॉर एवरी केमिकल कंपाउंड इज फिक्स्ड। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को अपने केमिस्ट्री की कॉपी में नोट कर लेना है, और साथ साथ इसकी वेरिफिकेशन को भी नोट कर लेना है। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हैंड फ्री यूज़ कीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आवाज़ सुनाई देगी। अल्लाह हाफिज़।